हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रशांति ट्यूटोरियल। माय नेम इज़ गगन हिरद्वाज। आज की हमारी हिंदी की क्लास होंगी जिसमें हम हिंदी के टॉपिक संधि के बारे में डिस्कस करेंगे कि संधि क्या है। और वैसे तो हम लोग ने हिंदी में वर्णमाला तो पढ़ लिया था। इस संधि को पढ़ने के लिए आप सभी को वर्णमाला पढ़ना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हिंदी भाषा, हिंदी लैंग्वेज की ही नीड वर्णमाला वर्ण हो जाता है। तो हमें आज संधि को पढ़ने के लिए आपको वर्णमाला से गुजरना पड़ेगा। तो आइए आज हम अपनी संधि टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। संधि क्या है? संधि आपस में दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को संधि कहते हैं। यह संधि दो परस्पर देशों के बीच हो सकती है, या फिर हम लोग, जैसे कि मैं बात करूं कि भारत पाकिस्तान को लेके भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हुए थे जिस पे इनके बीच में संधि हुई। भारत श्रीलंका की बात किया जाए तो उनके बीच में भी संधि हुई। पुराने समय में राजा महाराजा को भी हम लेके बात करें तो वहाँ पर भी संधि हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो क्या होता है, दो देशों के बीच में जब भी विवाद की कंडीशन पैदा हो जाए, जब भी दो देशों के बीच में झगड़ा हो जाए, तो उन दोनों देशों के बीच बातें को मनाकर उनके बीच में संधि की जाती है। इसी संधि को हम लोग मेल, योग, सुलह, समझौता कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि ये है हमारा इंडिया और ये वाली जो बॉर्डर है पाकिस्तान, ये दो देश है। इंडिया और पाकिस्तान आपस में अपने किसी विवाद को लेके आपस में समझौता करते हैं या मेल या सुलह करते हैं, तो वहाँ से संधि का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान और भारत के बीच में किसी भी बातों को लेके कोई भी छोटा मोटा विवाद होता है तो उस विवाद को सुलझाने के लिए उनके बीच में संधि की जाती है। जैसे मैं भारत और यदि श्रीलंका की बात करूं, यहाँ पर श्रीलंका, यहाँ पर एक कंट्री है श्रीलंका, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में भी बहुत सारे ऐसे कुछ विवाद थे और इनके बीच में भी आपस में संधि हुई। जैसे मैं बात करूं कि भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल डमरू मध्य है, पाक जल डमरू मध्य, आप तो जानते हैं भली भांति। तो पाक जल डमरू मध्य है भारत और श्रीलंका के बीच में। इनके बीच में भी, भारत और श्रीलंका के बीच में इस डमरू मध्य को लेकर विवाद हुआ। तो भारत और श्रीलंका के बीच में भी एक संधि है। कौन सी? जल डमरू मध्य संधि, पाक जल डमरू मध्य संधि। तो इन दोनों के बीच में भी क्या हुई, देखने को मिला, संधि हुई। ठीक है, या फिर हम बात करें तो ये संधि है क्या, तो दो देशों के बीच में समझौता की कंडीशन, ठीक है, या फिर दो फ्रेंड्स को लेके हम बात करें तो उनके बीच में किसी चीज को लेके संधि, या दो पदों को लेके भी संधि हो सकती है। तो संधि क्या होता है कि दो व्यक्ति भी हो सकते हैं जिसमें, ठीक है, तो उन दोनों की बातों को मनाकर संधि की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखे कि संधि होती क्या है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से संधि का भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अभी बात करूं कि अभी जेल प्रहरी का नोटिफिकेशन डला हुआ है, जिसमें हिंदी का पोर्शन 20 नंबर का आता है। ठीक है, उसमें 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और 5 जो सब्जेक्ट होंगे, जैसे मैं बात करता हूँ हिंदी की, तो हिंदी का जो टॉपिक है, हिंदी जो पूछा जाएगा आपको 20 नंबर की हिंदी पूछा जाएगा। और इस 20 नंबर की हिंदी में आपको इस हिंदी के टॉपिक से ही, ठीक है, जिसमें आपको वर्णमाला है, संधि है, समास है, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, इस तरह से बहुत सारे टॉपिक हैं जिस टॉपिक में से आपको पूछा जाएगा। और ये 20 के 20 नंबर लाना कब उचित हो जाएगा, जब आप ये पूरे के पूरे जो है वो टॉपिक को पढ़ लिए होंगे और एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को आप टेस्ट सीरीज में भी लगा के, ठीक है, टेस्ट सीरीज लगा के
लेने के पहले आपको ये सब चीज़ पढ़ना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। तो संधि को पढ़ने के लिए वर्णमाला का ज्ञान होना आवश्यक हो जाता है। तो संधि से जो क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, ये जो संधि का जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो पुराने जो जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, जेल पहरी हो या फिर अदर जो वनडे एग्ज़ाम हुए हैं, उनको देखते हुए हम लोग ये टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उससे क्वेश्चन भी लेते हुए चलेंगे, ठीक है। तो मैं बीच बीच में आपको बताते चलूँगा कि जेल पहरी में पुराने समय में जो क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, और क्या संभावना हो सकती है आने की, वो देखते हुए हम चलेंगे, ठीक है। तो संधि से एक क्वेश्चन बन जाता है, जैसे संधि शब्द को ही अगर मैं तोड़ूँ, संधि अपने आप में शब्द है, ठीक है, तो ये किस लैंग्वेज का शब्द है ये भी आपका जानना बहुत आवश्यक है। तो मैं संधि शब्द को पहले तोड़ता हूँ, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में टूटेगा, तो संधि जो शब्द है आपका वो टूटेगा स, दिख रहा है आपको, स जमा धा, ठीक है, और ये सा के ऊपर एक अनुस्वार लगा हुआ है, एक पॉइंट लगा हुआ है, वो पॉइंट क्या है आपका म, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में टूटा, सम जमा धी के फॉर्म में, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना आवश्यक है भाई, आपको इस चीज का नॉलेज रहना चाहिए, ठीक है। तो एक संधि जो शब्द है वो किस फॉर्म में टूटा, स जमा धी में टूटा, नहीं सम जमा धी में क्या टूटा भाई, स है आपके पास में, म और हलन, और ये धी के फॉर्म में टूटा है, ठीक है, ठीक है। तो सम जमा धी के फॉर्म में टूटा, ठीक है। तो हमेशा संधि कहाँ होती है, जब भी पहले पद का, मतलब पहले पद का या पहले शब्द का अंतिम वर्ण, ये पहला शब्द है तो फर्स्ट शब्द का अंतिम वर्ण ये वाला, ठीक है, फर्स्ट शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ पर है, और इसके बाद में आपका द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण लिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपका प्रथम जो शब्द है उसमें माँ है, ठीक है, और ये द्वितीय शब्द का पहला जो वर्ण है वो आपके पास में क्या है, धा है, ठीक है। तो इन दोनों को देखा गया, ये दोनों क्या है, ये दोनों व्यंजन है, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है, व्यंजन दिखाई दे रहे हैं। तो इनके योग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं, अब यहां से क्वेश्चन बनता है, जैसे कि यहां से ये फर्स्ट क्वेश्चन बन गया कि संधि किस फॉर्म में टूटेगा, तो सम जमा धी के फॉर्म में, ठीक है। अब यहां से संधि की जो मीनिंग होती है, संधि की जो मीनिंग है, संधि की मैं मीनिंग की बात करूं, यहां से एक क्वेश्चन आता है कि संधि का अर्थ क्या होता है, संधि का अर्थ क्या होता है, संधि का शाब्दिक अर्थ की बात करा जाए, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है भाई, मेल योग सुलह और एक होता है समझौता, ठीक है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है मेल योग सुलह समझौता। दो देशों के बीच में हम लोगों ने क्या किए, समझौता किए, ठीक है, तो वहां पर क्या हुई, संधि हुई। उनके बीच में, दो देशों के बीच में क्या किया गया था, सुलह किया गया था, उन दो देशों के बीच में योग किया गया था, उन दो देशों के बीच में समझौता किया गया था, मेल किया गया था, जब जाके किसका निर्माण हुआ था, संधि, क्योंकि संधि की ही जो मीनिंग होती है मेल योग सुलह समझौता, ठीक है। तो यहाँ से एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके पास में, ये आ गया क्वेश्चन ऐसा आएगा कि संधि का अर्थ क्या होता है, ठीक है। आपको यहाँ में से कोई एक दिया रहेगा और तीन डिफरेंट तरह के ऑप्शंस होंगे, तो उनमें से इनमें से कोई एक आएगा, उससे आपको सही करना पड़ेगा। या फिर ऐसा पूछ सकता है कि इनमें से संधि का अर्थ नहीं है, यहाँ में से तीन उठा के दे दिया आपको और एक अदर कोई और दूसरा दे देगा ऑप्शंस में, तो नहीं है बोलेगा तो वो जो नहीं है वो आंसर होगा, क्योंकि तीन तो यहीं के दिए रहे होंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। तो आपके दो क्वेश्चन हो गए, एक संधि जिस कैसे टूटा भाई, सम जमा धी के फॉर्म में, संधि की जो मीनिंग होती है मेल योग सुलह समझौता। अब यहाँ से संधि की मैं बात करूँ कि संधि की जो डेफिनेशन क्या होती है, संधि की जो परिभाषा है, परिभाषा की बात करा जाए तो परिभाषा क्या होती है, संधि की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, दो निकटवर्ती
दो निकटवर्ती वर्णों का मेल। डेफिनेशन क्या होती है? दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से क्या होगा? मेल से विकार उत्पन्न होगा। ठीक है, तो संधि की जो डेफिनेशन है, संधि की डेफिनेशन क्या होती है? दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, या आप ऐसा बोल सकते हैं दो समीपवर्ती, निकटवर्ती की जगह समीपवर्ती भी आ सकता है, तो दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, या दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही संधि कहा जाता है। ठीक है, तो ये कौन से दो निकटवर्ती वर्ण हो गए, कौन से दो समीपवर्ती वर्ण हो गए? तो उन वर्णों के मेल से क्या हो, उन वर्णों का जब मेल हो, ठीक है, या योग हो या सुलह हो या समझौता होने पर उनसे क्या होता है? उन पे विकार उत्पन्न होता है। मतलब उन विकार मीन्स होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। ठीक है, तो उन वर्णों के बीच में क्या हो? मेल हो, और फिर उन मेलों से उन पे परिवर्तन उत्पन्न हो। ठीक है, तो उसे ही संधि कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि ये विकार कैसे उत्पन्न होंगे, इसके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से, संधि होता क्या है, संधि के भेद क्या होता है, वो सब चीज है ना। तो ये जो संधि का जो टॉपिक है, ये संधि का जो टॉपिक है, इससे नए शब्द का निर्माण किया जाता है। ठीक है, संधि से भी नए शब्द बनाए जाते हैं। देखो मैं आपको 4 कंडीशन बताता हूँ जिससे नए शब्द का निर्माण होता है। पहली जो कंडीशन जो पैदा होती है, फर्स्ट वन, अगर मैं कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो पहली कंडीशन वो संधि दो, मतलब कि संधि से नए शब्द को निर्माण। कैसे नए शब्द? दो पुराने शब्द होंगे जिससे नए सार्थक शब्द का निर्माण होगा, वहां से एक नया शब्द बनता है। ठीक है, फर्स्ट वन संधि से। कहां से भाई? संधि से। दूसरे अगर हम बात करा जाए तो समास की बात करा जाए तो दो पुराने शब्द होंगे जिनसे एक नए शब्द का निर्माण होगा। जैसे संधि का मैं बात करूं, संधि के दो पुराने शब्द जैसे कि देव और प्लस आलय। ठीक है, देव जमा आलय की बात किया जाए, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं। ठीक है, क्या होगा? जैसे देव प्लस आलय, ये मार्केट में मतलब ये जो दो पुराने शब्द थे, इन दोनों शब्दों से मिलाकर एक नए शब्द का निर्माण होगा। ठीक है, तो वो संधि कहलाएगा। मतलब संधि से ही तो नए शब्द का निर्माण हुआ है। जैसे समास की बात करा जाए तो समास से भी, समास मतलब क्या? दो पुराने शब्दों से ही हमने एक नए शब्द का निर्माण किए, वहां पर एक वो सेकंड कंडीशन। थर्ड वन कंडीशन वो होती है उपसर्ग वाली कंडीशन होती है। उपसर्ग का प्रयोग करके, उपसर्ग का यूज करके हम लोग नए शब्द का निर्माण करते हैं। फोर्थ वन जो कंडीशन हो जाती है कि प्रत्यय का उपयोग करके हम लोग नए शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस तरह से नए शब्द बनाने की 4 कंडीशन हो जाती है। एक संधि से, समास से, उपसर्ग से, प्रत्यय से नए शब्द का निर्माण किया जाता है। तो आज हम नए शब्द का निर्माण किस विधि से करेंगे? संधि की विधि से करेंगे। ठीक है, तो संधि के जो कॉन्सेप्ट है, अब मैं एग्जाम्पल बताता हूँ कि संधि क्या है। ठीक है, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया आपके पास में, फर्स्ट वन जो एग्जाम्पल लिया, जैसे कि देव जमा आलय। ठीक है, तो यहां पर आपके पास में 2 तरह के शब्द हैं। आज से कई हजार साल पहले की मैं बात करूं तो 1000 साल, 2000, 2500 साल, जो भी साल पहले की अगर बात करी जाए तो हजारों साल पहले क्या था कि 2 तरह के शब्द हुआ करते थे। कौन से? एक शब्द देव और दूसरा शब्द आलय। देव जमा आलय की बात किया जाए तो 2 तरह के शब्द थे और दोनों ही सार्थक शब्द थे और दोनों की अपनी एक मीनिंग हुआ करती थी। ठीक है, और जैसे कि देव की भी मीनिंग है भाई, और आपके पास में दूसरा शब्द है आलय, इसकी भी मीनिंग है। ठीक है, देव मतलब देवताओं के लिए यूज किया जाता है देव, और आलय मतलब आलय जहां पर आप लोग निवास करते हैं। आलय मतलब क्या होता है? घर। ठीक है, अब मैं बात कर तो अब इससे क्या होगा? इससे किसी एक नए शब्द का निर्माण होगा, और वो जो शब्द होगा वो क्या होगा? वो 2 पुराने शब्दों की ही मीनिंग से बना हो। मतलब जो नए शब्द का निर्माण होगा वो पुराने शब्दों के आधार पर ही होता है। जो पुराने शब्द का निर्माण है वही नए शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे कि अब मैं बात करूं कि संधि होती क्या है, तो मैंने बताया ना आपको कि मेल होगा, योग होगा, सुलह होगा, समझौता होगा। योग तो पता है आपको, मैं बोलूंगा कि 2 + 2 क्या होता है तो 4 ही बोलोगे ना। 1 + 2 कितना होता है तो 3rd बोलोगे ना, 3 होता है। तो उनके बीच में क्या हुआ? योग हुआ ना।
तो ये योग दिख रहा है कि नहीं, इनके बीच में योग हुआ। तो ठीक है, तो इनके बीच भी दो शब्द हैं और दो शब्द के वर्णों के बीच में भी क्या योग की कंडीशन बनेगी, उनके बीच में मेल होगा। तो मैं मेल किस तरह से करवाता हूं, देखिए पहला जो शब्द है आपका देव और दूसरा शब्द है आपके पास में आलय। ठीक है, तो देव शब्द का मतलब पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है आपके पास में, अंतिम वर्ण क्या है आपके पास में आ। ठीक है, और दूसरे वाले शब्द का प्रथम वर्ण क्या है आपके पास में, ये आपको दिखाई दे रहा है बड़ा आ। तो यहां पर क्या हुआ, पहले वाले शब्द में आपको आ दिखाई दिया, ठीक है, सिंपल आ, छोटा आ दिखाई दिया गया, और दूसरे वाले शब्द में बड़ा आ दिखाई दिया गया। तो इसमें क्या करवाया जाएगा, इन दो वर्णों के बीच में योग करवाया जाता है, और ये योग से एक निर्माण होता है, वो जो वर्ण बनेगा आपका वो बनेगा बड़ा आ। ठीक है, तो इससे किसी एक तीसरे शब्द मतलब एक नया शब्द का निर्माण होगा, और ये जो दोनों जो शब्द है देव प्लस आलय, इससे कौन सा शब्द बना भाई, इससे एक जो शब्द बना है वो है देवालय। क्या बना भाई, देवालय। इससे क्या बना, देवालय। तो ये क्या बता रहा है, देवालय मतलब यहाँ पर आप बोलोगे ना, जैसे मैंने आपको बोला कि देवालय की मीनिंग क्या होती है, तो आप बताएंगे कि देवालय मतलब होता है देवताओं का घर। तो देखिए आपके पास में दो शब्द थे ना, तो इस दो शब्द की जो देव था वो देव की जो मीनिंग थी वो देवताओं के लिए यूज किया जा रहा था, और आलय जो था वो किसके लिए, घर के लिए यूज किया जा रहा था। तो यहाँ पर क्या हुआ, देवताओं का घर, मतलब देवालय किसे कहा जाएगा, देवताओं का घर। दिखाई दे रहा है ना आपको, ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण आ, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण छोटा बड़ा आ, तो इनके योग से, इनके मेल से, इनके समझौते से क्या बना है, बड़ा आ का निर्माण हुआ है, और वो बड़ा आ बन के आपका क्या बन गया, देवालय। तो दिखाई दे रहा है आपके पास में ये बड़ा जो स्वर है ना, दिखाई दे रहा है ना बड़ा आ, तो आपके पास में देखिए जो शब्द का जो निर्माण हुआ है ये शब्द में भी बड़ा आ दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है ना। पहले देखो इसको थोड़ा मैं वो कर देता हूं, देखिए ये शब्द था आपका देवालय, ये आज की कंडीशन में शब्द दिखाई दे रहा है। फर्स्ट वन कंडीशन इससे क्या बनी, पहली देखो कंडीशन इससे मैंने बनाया, दो शब्द थे आपके पास में देव और दूसरा शब्द था आलय, ये शब्द थे आपके पास में। ये शब्द से मैंने ये फर्स्ट वन कंडीशन, ये पहली आपकी क्या हो गई कंडीशन, ये पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन में जाके ये क्या बना, देव, और ये ऐसा बना, पर ये एक बड़ा रूप था। ठीक है, तो इससे क्या था कि हिंदी शब्दकोश का क्या हो गया, बड़ा भंडार हो गया। भंडार की मैं बात करूं, पर क्या है कि ये ऐसा उचित नहीं होता भाई, क्योंकि आपको पता है आपने वर्णमाला पढ़ा हुआ है, तो आ, छोटा आ, बड़ा आ का योग क्या कहलाता है, बड़ा आ ही कहलाता है, आपने वर्णमाला में पढ़ा है ना। ठीक है, तो इसमें क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, देखो मैंने छोटा आ बड़ा लिखा हूं, तो इसका योग क्या कहलाता है, बड़ा आ ही कहलाता है। ठीक है, तो आपके पास में क्या दिखाई दे रहा है, देव और आलय दिखाई दे रहा है। तो मैं ऐसा लिखना संभव है क्या, और ये दिख भी अच्छा नहीं रहा है, तो इसके लिए क्या करा, देखो यहाँ पर क्या है, ये देव तो सीधा लिख दिया मैंने, दे लिखा, फिर ये वाह में आपके पास क्या है, वाह हलंत छोटा आ है, और ये बड़ा आ, तो इन दोनों को मिलके क्या बन जाएगा, इससे बड़ा आ बन जाएगा ना, तो बड़ा आ की मात्रा हो जाएंगी, मतलब आ की मात्रा हो गई, और ये लय। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या था वाह, तो ये वाह में ऐड कर दिए और ये लय हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, देव प्लस ऐसा टूट गया। तो इसकी जो तीसरी जो कंडीशन क्या कहलाई, ये तीसरी कंडीशन ऐसी हुई। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन थी आपकी, और इसके बाद में जो बनने वाली जो तीसरी कंडीशन ये हुई, तो इससे क्या बन गया, पूरा का पूरा शब्द एक बन गया देवालय। ठीक है, देखो ये वाह में छुपा हुआ है छोटा आ, और ये बड़ा आ का योग क्या कहलाता है, बड़ा आ कहलाता है, बड़े आ की मात्रा है, इसलिए इसमें हम लोग ने जब ये इससे इसमें ऐड हो जाएगा तो वाह कैसा टूट जाएगा, हलंत वाले फॉर्म में, हलंत वाला आधा हो गया, और ये आधा को ये बड़ा आ पूरा करेगा, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, बड़ा वाह के फॉर्म में, और लय ठीक है ऐसा इस फॉर्म में टूट जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हुआ, तो मतलब शब्द का निर्माण ये दिवालय हम लोग कहाँ से पहुंचे, इस दो कंडीशन को फेस करके पहुंचे हम लोग यहाँ पर।
ठीक है। तो आज से कई हजार साल पहले की बात करूं मैं, तो वहां पर इस फॉर्म में शब्द हुआ करते थे, वो जाके सेकंड कंडीशन में इस फॉर्म में बना, और थर्ड कंडीशन जो आप आज देख रहे हैं वो ये फॉर्म है, ठीक है। और आज हम लोग इसे पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे शब्द होते हैं। जैसे कि मैं अगर मैं बात करूं कि संधि में ही दूसरे अगर शब्द की बात की जाए, जैसे कि हम हिमालय की बात करते हैं, हिम प्लस आलय, तो मैंने क्या बताया आपको कि हमेशा पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण, मतलब पहले वाले शब्द का, तो ये पहला शब्द है, इसका अंतिम वर्ण क्या हो गया, यहाँ पर छोटा आ हो गया, और दूसरे वाले शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो गया, प्रथम वर्ण की बात करा जाए तो आपको बड़ा आ दिखाई दिया, ये भी वैसी बना है, ठीक है। तो इन दोनों का जो योग होता है, इन दोनों का जो समझौता की बात करा जाए, इनका क्या होगा, बड़ा आ ही होता है। और इससे क्या बन गया आपको, देख इससे क्या शब्द बन जाएगा, देखो हीम लिखा मैंने, हलंत है, ये वाला आलय। अब मैं ये देखो, इसको मैं इसमें पुट करूंगा तो ये पूरा कर देगा मा लय, ठीक है, और ये ही लग गया तो हिमालय बन गया ना। फर्स्ट वन कंडीशन ये, सेकंड वन कंडीशन ये बनी, और थर्ड वन कंडीशन ये बनी, ठीक है। तो इस तरह से हिमालय मतलब क्या होता है, हिम जो है किसके सेंस में आया है, हिम आया बर्फ के क्षेत्र, बर्फ की बात की जा रही है यहाँ पर, किसकी, इसकी मीनिंग बता रहा है बर्फ के लिए, आलय मतलब घर, मतलब जो बर्फ का घर होता है उसे हम हिमालय, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। यदि और ऐसे और बनते हैं, जैसे कि एक दुर्दशा एक शब्द है, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, दू लिखा और यहाँ पर दशा लिख दिया। दो मार्केट में ऐसे आज ये कंडीशन दिखी जा रही है, फिर इसकी यहाँ पर ये जो तैरते हुए जो राह है, इसको मैंने इस फॉर्म में लगाया, इस विसर्ग की कंडीशन में बदल जाता है, ठीक है। दशा मतलब एक स्थिति हो जाती है, दशा मतलब कोई भी स्थिति, ठीक है। और दू की मीनिंग होती है बुरा, तो मतलब बुरी स्थिति को ही हम लोग क्या कहते हैं, बुरी स्थिति को ही हम दुर्दशा कहते हैं, पता है ना। ओहो उसकी तो मतलब दुर्दशा हो गई, कैसी दुर्दशा हो गई भाई, बुरी दशा, बुरी स्थिति को ही हम लोग दुर्दशा कहते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग ने संधि को देखा। अब संधि के हम लोग भेद की बात कर लेते हैं, ठीक है। संधि के भेद क्या होते हैं, कितने भेद में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो संधि के भेद, संधि के में भेद की बात करा जाए तो संधि के जो भेद होते हैं वो तीन होते हैं। मोस्टली कितने भेद होते हैं, जितने वर्ण के भेद होंगे, जितने वर्ण के भेद कितने होते हैं, तीन होते हैं। तो संधि के भी कितने भेद आपको दिखाई देंगे, तीन। वो तीन कौन से तीन भेद होंगे, पहला जो होगा आपका, फर्स्ट जो होगा स्वर संधि, दूसरा क्या होता है आपका व्यंजन संधि, और तीसरा आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर विसर्ग संधि। कितनी संधि होती है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई संधि के कितने भेद होते हैं, एक होता है, दो होता है, तीन होता है, चार होता है। आपके पास में इतने ऑप्शन दिए गए, 1 2 3 4, तो आप क्या पुट करेंगे वहाँ पर 3, क्योंकि हमको पता है कि संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि होता है, विसर्ग संधि होती है, और फिर एक व्यंजन संधि होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ ये तो इतना हो गया। अब आपको अगर पूछ लिया जाए कि ये स्वर संधि जो होती है, इस स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो ये स्वर संधि के जो होते हैं वो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं भाई, 5 भेद होते हैं। आपको यहाँ पर लिख लो कि संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, संधि के भेद होते हैं तो 3। कितने भाई, 3। लेकिन यदि पूछता है वो कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि के भेद होते हैं भाई 5। कितने होते हैं, 5। कौन कौन से हैं वो देखो, मैं इस साइड लिख देता हूँ, स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद कितने, 5 होता है, ठीक है। तो इसमें से स्वर संधि का पहला क्या होगा आपका दीर्घ स्वर की बात करा जाता है, दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। दूसरा आपका हो जाता है गुण संधि। कौन सी संधि भाई, गुण स्वर संधि, ठीक है। थर्ड वन आपका हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि, ठीक है, वृद्धि स्वर संधि। फोर्थ वन आपका हो जाता है यहाँ से, फोर्थ वन की मैं बात करूँ, इधर लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ दिखेगा नहीं आपको, ऐसा लग रहा है मुझे, तो यहाँ पर फोर्थ वन लिख देते हैं। फोर्थ वन जो होता है यहाँ पर होगा यण संधि, यण
स्वर संधि। फिफ्थ वन जो होता है आपका होगा अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि, तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है आपका दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा जो होता है वृद्धि स्वर संधि, चौथा जो होगा यण स्वर संधि, और जो पांचवा होगा आपका अयादी स्वर संधि। ठीक है, तो मैं इसकी आपको कंडीशन बताऊंगा, डेफिनेशन रेक्टिफिकेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ कंडीशन पे ध्यान देना है कि कैसे कुछ भी पूछ सकते हैं भाई, आगे को पीछे, पीछे को आगे करके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपको कोई एक शब्द दे दिया जाएगा, उसमें बोलेगा कि बताएं कि इसमें संधि का विच्छेद कौन सा है। ठीक है, वहाँ पर आपको 2 वर्णों और इसका योग करके पूछ लेगा, या फिर बोल लेगा कि आपको इसमें से बताएं कि इसमें कौन कौन से वर्ण का यूज़ किया गया है, या पूछ लेगा कि कौन सी संधि। ऐसे बहुत सारे संधि में अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं अगर जेल पहरी के भी यदि बात करूँ तो जेल पहरी में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, जैसे कि आपको बताऊँ, जैसे कि एक शब्द है आपके पास, इतना तो नोट डाउन कर लिया ना आप लोगों ने। ठीक है, जैसे हम स्वर संधि की ही बात करते हैं, पहली जो संधि हमारा स्वर संधि। ठीक है, पहली हमारी संधि हो जाती है फर्स्ट वन स्वर संधि। स्वर स्वर संधि पता है आपको, स्वर की तो आपको डेफिनेशन पता है। स्वर मतलब स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण ही स्वर कहलाते हैं। ठीक है, स्वर क्या होते हैं? स्वर मतलब स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। ठीक है, और स्वर कितने होते हैं भाई? 11 स्वर होते हैं, और इसमें क्या होते हैं कि इसमें सजाती स्वर भी होते हैं। ठीक है, स्वर संधि में तो आपको स्वर संधि पढ़ना पड़ेगा। इसमें स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, तो मैं स्वर संधि बता रहा हूँ, उसकी डेफिनेशन, उसके बाद में हम लोग भेद भी उसके बात करेंगे। तो स्वर संधि की डेफिनेशन क्या होती है? यहाँ पर क्या होगा, हमेशा ही हमेशा दोनों वर्णों में क्या होगा, दोनों वर्ण में आपको स्वर ही स्वर नजर आएंगे। मतलब पहला वर्ण भी स्वर होगा और दूसरा जो वर्ण होगा उसमें भी स्वर होगा। मतलब कैसा कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर होगा। मतलब आपको कंडीशन, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होंगे, हमेशा यहाँ पर स्वर होगा, अर्थात पहला वर्ण हमेशा स्वर और दूसरा वर्ण हमेशा का पहला शब्द का अंतिम वर्ण स्वर और दूसरा शब्द का अंतिम प्रथम वर्ण स्वर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, हमेशा स्वर और स्वर होंगे। ठीक है, ये फर्स्ट इसकी जो कंडीशन ये, ठीक है, ये आपको देखने में मिलेंगी। ठीक है, कि हमको क्या दिखाई देगा, हमको दिखाई देगा कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा, स्वर होगा, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा, स्वर होगा। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, जैसे कि विद्यार्थी एक शब्द है मेरे पास में। क्या शब्द है भाई? विद्यार्थी। आप लोग सभी लोग, हम लोग सभी लोग क्या हैं, विद्यार्थी हैं। तो जैसे कि मैं इसको तोड़ूंगा तो यहाँ पर आपको एक ये शब्द पढ़ा, आपने बोले ना भाई जाओ उस विद्यार्थी को बुला के लेके आओ। तो विद्यार्थी मतलब आपको पता है विद्यार्थी है क्या। तो यहाँ पर देखिए आप, मैं इसको बात कर रहा हूँ तो ये किस फॉर्म में टूटा है, ये 2 फॉर्म में टूटा होगा, वही को 2 पुराने शब्दों से बनाऊंगा। तो ये विद्या के फॉर्म में टूटा होगा और दूसरा फॉर्म होगा अर्थी के फॉर्म में टूटा होगा। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ना कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है आपके पास में, बड़ा आ है, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है आपके पास में, आ ही है। तो दोनों के दोनों क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, स्वर दिखाई दे रहे हैं। मैंने अभी बताया ना कि स्वर संधि कहाँ होंगी, जब पहला शब्द का अंतिम वर्ण स्वर और दूसरे शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, स्वर हो। ठीक है, दूसरे शब्द प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो, हमेशा स्वर हो। तो वहाँ पर क्या, स्वर संधि। देखो विद्यालय शब्द है, इस विद्यालय शब्द में मैं इसका संधि विच्छेद किया तो क्या हो गया कि पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण बड़ा आ और दूसरा वाला शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो गया, बड़ा छोटा आ दिखाई दे रहा है। इनका जो योग होगा तो ये क्या बन जाएगा, बड़ा आ। मतलब बड़ा आ मतलब आ की मात्रा। तो देखो ये विद्या के फॉर्म, ये इस फॉर्म में आ गया, आया ना। अब यहाँ पर देखो क्या है, ये
ये है, अब ये आ की मात्रा इस पे लगेंगी तो इसको पूरा कर देंगी, तो किस फॉर्म में टूट गया विद्यार्थी? पहली कंडीशन ये दिखाई दी आपको, दूसरी ये, और तीसरी बना ये, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चल जाता है कि संधि क्या है, ठीक है। तो संधि कहाँ होंगी? संधि वहाँ होंगी जहाँ पर आप लोगों ने समाज में पुराने शब्द को, मतलब आपने मार्केट में, आपने समाज में, समाज की बात करा जाए तो समाज में आपने उस शब्द को देखा है, पढ़ा है, लिखा है, सुना है, तो वहीं पर क्या संधि होंगी? भाई मैंने देखा ये शब्द, तो वहाँ संधि है। पढ़ा है, लिखा है, सुना है, ये चार जो चीज़ बता रहा हूँ मैं, लिखा है, पढ़ा है, देखा है, सुना है, तो आपको पता है, तो वहाँ पर क्या समझेंगे। और दोनों शब्द हमेशा क्या हो? सार्थक हो, और उनके योग से, उनके योग से जो विकार उत्पन्न होगा, जो परिवर्तन होंगे, उसी से संधि ही बनती है। अब इस संधि में एक और टॉपिक होता है संयोग, उसको मैं भी बता देता हूँ वो क्या होता है, ठीक है। तो अरे बीच में आ गया अब संयोग वाला टॉपिक, पर देख लो संयोग क्या होते हैं। संयोग क्या होता है? संयोग बस मिल गया। संयोग क्या होता है, इसके एग्जाम्पल बात करा जाए, जैसे मैं इसके एग्जाम्पल आप ही निकालो कि किस तरह से बनेगा। जैसे एग्जाम्पल मधुरता, तो इन पे क्या हुआ, और एक शब्द आपके पास में इसका देखो, यहाँ पर क्या हुआ, इनके बीच में क्या हुआ? योग हुआ, और योग से क्या हुआ? परिवर्तन उत्पन्न हुआ, परिवर्तन हुआ ना। तो इन दोनों के बीच में योग, इनके बीच में योग भी हुआ, मतलब इन दोनों के बीच में मेल भी हुआ, और क्या परिवर्तन भी दिखाई दिया, मतलब योग हुआ, हाँ हुआ, और परिवर्तन हुआ, हाँ परिवर्तन भी देखने मिला, तो वो क्या कहलाएंगी? संधि कहलाएंगी। लेकिन इस देखिए, अगर मैं इस शब्द का अगर तोड़ता हूँ तो किस फॉर्म में टूटेगा? मधुर प्लस ता। यहाँ पर संधि हो रही है क्या? नहीं, यहाँ पर संधि नहीं हो रही, यहाँ पर क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर इन दोनों शब्दों के बीच में क्या हुआ? मेल तो हुआ, लेकिन इस पे विकार उत्पन्न नहीं हुआ। क्या हुआ भाई? इन दोनों के बीच में मेल हुआ, लेकिन विकार उत्पन्न हुआ किसी भी तरह का नहीं। जैसा शब्द था पहले, है ना, वैसे का वैसा शब्द बन गया। मतलब ये जो यहाँ पर जो शब्द जो बना है, ये जो मधुरता जो शब्द देख रहे हैं, मधुरता की बात करा जा रहा है, मधुरता एक शब्द है। ये शब्द जो है वो शब्द एक संयुक्त शब्द है, ये संधि से बना नहीं है। अभी मैं बात करूँ कि किस से बना हुआ है, तो ये जो शब्द है वो प्रत्यय से बना हुआ है, क्योंकि मधुरता शब्द जो है, उस मधुरता शब्द इसमें लगा हुआ है ता प्रत्यय, तो ये है प्रत्यय विधि से बना हुआ शब्द है, ठीक है। मतलब यहाँ पर संधि नहीं हुई है, ये भी एक नए शब्द का निर्माण हुआ है, लेकिन किससे? प्रत्यय से बना हुआ है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है? इन दोनों के बीच में संयोग हुआ है, ठीक है, ना कि, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में मेल हुआ, पर लेकिन इनके बीच में विकार उत्पन्न नहीं हुआ, ठीक है। इनके बीच में क्या हुआ भाई? मेल हुआ, ठीक है। इन पहली कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है, तो इनके बीच में मेल हुआ, तो लेकिन विकार उत्पन्न नहीं हुआ। यहाँ पर देखो, ये पहली कंडीशन आपकी, ये पहली कंडीशन, इनके बीच में मेल हुआ, दोनों वर्णों के बीच में मेल हुआ, हाँ हुआ। और इन दूसरी कंडीशन में ये शब्द बना, तो इनके बीच में परिवर्तन हुआ, हाँ भाई। पहले देखो कि इतने बड़े फॉर्म में थे, इसको हम लोगों ने क्या कर दिए? कंप्रेस कर दिए। देखो यहाँ पर ये विद्या तो दिख रहा है, यहाँ पर आ दिखाई दे रहा है क्या आपको? नए शब्द का निर्माण हुआ है, इसमें आ दिखाई दे रहा है? नहीं, इसमें आ दिखाई दे। तो ये शब्द को हमने मेल करके इस शब्द को हमने क्या कर दिए? कंप्रेस कर दिए। ये यहाँ पर विकार उत्पन्न हो गया, इसलिए इसे संधि कहा जाता है और इसे संयोग कहा जाता है। तो संधि की डेफिनेशन पता चल गई ना आपको कि ये दोनों शब्दों के बीच के जो निकटवर्ती वर्ण है, मतलब पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण के बीच में क्या होगा? मेल, योग होगा। जिस मेल हुआ और इससे विकार भी उत्पन्न हुआ, जब जाके संधि का निर्माण हुआ। लेकिन अगर संयोग की बात किया जाए तो संयोग में क्या होता है? दोनों शब्दों के पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण के बीच में क्या हुआ? जैसे मैं यहाँ बात करा जाए तो यहाँ पर रा है आपके पास में, है ना, रा मतलब आ है, और यहाँ पर क्या है? ता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? स्वर और व्यंजन आ गया, लेकिन यहाँ पर व्यंजन संधि तो नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है? इन दोनों वर्णों के बीच में क्या हुआ? योग तो हुआ, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का विकार उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए इसे हम लोग संयोग कहते हैं, ठीक है। यहाँ संधि नहीं है मधुरता में। अब हम लोग क्या बात कर रहे थे कि इतना तो हुआ हमारा। अब हम लोग ये बोल रहे थे कि
मतलब स्वर संधि ऐसा ही होता है स्वर संधि। अब इस स्वर संधि के जो भेद होते हैं हम लोग पढ़ते हैं। पहली दीर्घ स्वर संधि की बात करते हैं, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि क्या होंगी, है ना। तो ये पहली जो संधि हमारी स्वर संधि में हम लोग फर्स्ट वन पढ़ते हैं, दीर्घ स्वर संधि की हम लोग बात करते हैं। तो जो दीर्घ स्वर संधि होती है वो आपको तो पता है, दीर्घ स्वर संधि दीर्घ स्वर संधि क्या होता है, तो दीर्घ मतलब बड़ा है आपको, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, बड़ा, और स्वर मतलब पता है कि स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, और इन स्वरों की जो संख्या होती है वो 11 होती है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देंगे, वो 11 तमाम प्रकार के स्वर दिखाई देंगे, दिखाई देंगे क्या, है ना। तो स्वर 11 स्वरों में से कुछ स्वर दिखाई देंगे, वही कौन कौन से हैं, तो आपको देखो यहाँ पर आपके पास में स्वर दिखाई देंगे। कौन कौन से स्वर दिखाई देंगे, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आपको ये इन चारों का निर्माण होगा, ठीक है, शब्दों में। कैसे, तो हम लोग देखते हैं, और इसमें क्या होंगे, हमेशा ये स्वरों में हम लोग क्या देखेंगे, सजाती वर्ण ही आएंगे इसमें। कैसे वर्ण आएंगे भाई, सजाती वर्ण। अब कैसे वर्ण देखते हैं, इसकी कंडीशन देखिए, पता है ना, दीर्घ मतलब बड़ा, ये सब चीज़ आपको पता है, मैंने बताया भी है आपको कई बार। तो देखते हैं इसकी कंडीशन क्या होती है। इसकी जो कंडीशन है, कंडीशन फर्स्ट जो कंडीशन होती है कि जब भी आपका आ या बड़ा आ का मेल, ठीक है, किसी भी बड़ा आ या इससे हो, ठीक है, जब भी छोटा आ और बड़ा आ का मेल किससे हो, किससे हो भाई, बड़ा आ या छोटे आ से हो, तो इसका रिजल्ट क्या बनता है, इसका जो आउटपुट बनेगा वो हमेशा बड़ा आ ही बनता है, ठीक है। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन आपको देखने में मिलेंगी। दूसरी कंडीशन ये होती है, दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन ये होती है, जब भी आपके पास में ई या बड़ा ई, ठीक है, या फिर इसका योग छोटा ई, बड़ा ई और छोटा ई से हो, तो इससे जो रिजल्ट बनता है वो हमेशा बड़ा ई ही बनेगा, ठीक है, इससे योग बड़ा ई ही बनता है। तीसरी जो कंडीशन बनती है आपकी, यहाँ पर बनेगा छोटा ऊ जमा छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, ठीक है, इससे जो बनेगा यहाँ पर बड़ा ऊ और छोटा ऊ से जो रिजल्ट फाइंड आउट होगा, जो रिजल्ट बनेगा वो रिजल्ट बनता है आपका बड़ा ऊ ही बनता है। अभी मैंने बताया ना 4 वो बनेंगे, 4 कंडीशन बताया था, बड़ा ऊ, बड़ा ई और बड़ा ई, बड़ा आ, बड़ा ऊ और बड़ा री। अच्छा, फोर्थ जो कंडीशन बन जाती है आपकी, यहाँ पर ये आपके पास में री है, ठीक है, या फिर बड़ा री, ये पढ़ा है, संस्कृत में पढ़ते हैं इसको, यहाँ पर ही बता देता हूँ मैं आपको। इसका जब भी इस री और री का योग छोटा री या बड़ा री से हो, तो यहाँ पर क्या बनेगा, हमेशा बड़ा ही री ही दिखाई देगा आपको। तो ये किस तरह के स्वर दिखाई दिए आपको, सजाती स्वर। मतलब सजाती स्वर क्या होते हैं, सजाती स्वर भी मैंने आपको पढ़ाया। सजाती स्वर मतलब समान सजाती, समान जाति वाले, ठीक है, समान जाति वाले मतलब एक ही जैसे दिखाई देने वाले, दिखाई दे रहे हैं, छोटा ई बड़ा ई, एक ही समान जाति, एक ही से बने हुए हैं। बड़ा ई किससे बना है, ई से ही बना है, ठीक है, समान जाति वाले, डिफरेंट किसी भी स्वर से नहीं बने हुए हैं। जैसे कि मैं बात करूं, ये इसकी मैं बात करा जाए, ये एडी पता है ना आपको, ये आई वाला जो दिखाई दे रहा है, ये इसकी मैं बात करूं तो ये किससे बना हुआ है भाई, ये बना है आपका आ और ई से। तो ये कैसे दो जो स्वर हो गए, ये विषम जाति स्वर हो गए। कैसे विषम जाति, मतलब ये विजाति स्वर बोलते हैं इनको, ठीक है। लेकिन भाई ये तो समान जाति वाले दिख रहे हैं, समान जाति के योग से ही इनका निर्माण हुआ है। तो ये आपकी दीर्घ स्वर संधि में 4 कंडीशन पढ़नी पड़ेंगी कि जहाँ पर भी सजाती स्वर आए, सजाती स्वर आए, सजाती वर्ण आए, तो वहाँ पर दीर्घ संधि होंगी, या छोटा आ बड़ा आ का योग जो होगा बड़ा आ या
बड़ा आ से होने पर बड़ा आ ही बनता है। इनका योग इससे होने पर, मतलब कि इसका योग यदि, ये पहली कंडीशन है, इसका योग इससे होने पर बड़ा आ बनेगा। ये ई का जो योग है इससे होने पर ये आपको बड़ा ई दिखाई देगा, छोटा ऊ। ठीक है, ये जो थर्ड वन जो कंडीशन है, इसका योग होने पर ये दिखाई देगा बड़ा ऊ। और री वाला जो कॉन्सेप्ट है इसका, तो बड़ा री दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ऐसी तमाम 4 तरह की दीर्घ संधि में आपको कंडीशन दिखाई देती है। ये कंडीशन जहाँ बी दिखाई दे आपको, तो वहाँ पर आपको देखना है कि भाई दीर्घ संधि होती है। ठीक है, अब आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग इसका। हो गया आप लोगों का स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब मैं इसके बाद में इसके एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कैसे बनेंगे, तो एग्जाम्पल मैं कहाँ बताऊँ आपको, एग्जाम्पल यहाँ इस साइड बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको दिखना चाहिए तभी तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो वाली मतलब यहाँ पर इसके तो हो गए बहुत सारे, भी मैंने बताया, जैसे कि ये फर्स्ट वाली कंडीशन के जो बनेंगे, जैसे देवालय, विद्यार्थी, ये सब इसी से बने हुए थे। ठीक है, जैसे कि देवालय शब्द हुआ, हिमालय शब्द हुआ हमारा, विद्यार्थी शब्द हुआ, ये शब्द बने हुए हैं फर्स्ट वाली कंडीशन से ही बने। फिर से दिखा देता हूँ मैं, ये दूसरा आपको बताता हूँ। जैसे कि देशांतर एक शब्द ले लेते हैं हम लोग। फर्स्ट जो इसका एग्जाम्पल हो गया पहली वाली कंडीशन का, देशांतर, देशांतर एक शब्द है। देखिए आपके पास में एक शब्द दिखाई दे रहा है देशांतर, देशांतर। ठीक है, तो मैंने इसको किस फॉर्म में तोड़ा, मेरे को पता है कि शब्द में हमेशा क्या बन जाए, मतलब जो बनेगा उसमें बड़ा आ, मतलब बड़ा आ की मात्रा। ठीक है, बड़ा आ में कौन सी मात्रा निकलती है, आ की मात्रा होती है, क्योंकि आपको पता है ये छोटे आ की कभी भी मात्रा नहीं होती। ये याद रखो, मात्रा की संख्या कितनी होती पूछेगा एग्जाम में, तो होती है 10, क्योंकि स्वर की संख्या होती है 11, तो मात्रा की 1 माइनस कर देना, तो कितनी जाएंगी, स्वर की संख्या जब 11 हो रही है तो मात्रा की संख्या होंगी 10। तो यहाँ पर देखो देशांतर एक शब्द दिखाई दे रहा है, मेरे को पता है कि बड़ा आ दिखाई दे रहा है, मतलब आ की मात्रा दिखाई दे रही है ना यहाँ पर। तो हम लोग ने यहाँ में से क्या निकाला, ये देश निकाला। अब जब ये इस फॉर्म में यहाँ पर बड़ा आ है, तो यहाँ पर ये इस टाइप का होगा कि नहीं। और फिर देखो यहाँ पर क्या, अंतर, ऐसा हो सकता है क्या। ठीक है, अब यहाँ क्या है कि देखिए, अगर ये जो आ है, ये फर्स्ट कंडीशन है भाई। ठीक है, ये कंडीशन है, ये एक कंडीशन होगा, इसके बाद में वाली कंडीशन। तो ये जो बड़ा आ दिखाई दे रहा है वो इस सा को पूरा करेंगे, क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है। तो देखो इसको तो मिटकाओ पहले। ठीक है, तो देखो ये देश, जब ये इसको पूरा कर देगा, देखो एक मिनट, ये इसका जो फॉर्म अगर मैं इसको तोड़ूं तो देखो ये देश के फॉर्म में टूट जाएगा और ये अंतर के फॉर्म में टूटेगा। ठीक है, तो हमारे पास में समाज में दो शब्द दिखाई देते थे पहले, देश और अंतर। देश और अंतर मतलब देशांतर। पता है कैसे, कि पहले जो शब्द था हमारे पास में देश था और दूसरा शब्द था अंतर। ए भाई अंतर बना के रखो। ठीक है, और किसके बीच में भाई, देश के बीच में। अब जैसे कि मैं बात करूं, ये हमारी ये अर्थ है, इस अर्थ पे इस अर्थ पे बहुत सारी एक मतलब कि लाइन खींची गई है, काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। और वो काल्पनिक रेखाएं कैसी हैं, इस तरह की जो रेखाएं हैं, हमें उससे जो मतलब इस तरह की जो खड़ी जो रेखाएं बोलते हैं, खड़ी बोलेंगे ना इसको हम, खड़ी रेखाएं जो बोलते हैं, इससे जो वर्टिकल लाइन बोला जाएगा। हाँ, वर्टिकल लाइन है ना, खड़ी जो रेखाएं होती हैं, है ना, इस तरह की जो खड़ी जो रेखाएं होती हैं, इसे हम देशांतर रेखाएं कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो ये जो देशांतर रेखा होती हैं, यह मतलब एक हमने एक बॉल ले लिया, एक मतलब आर्टिफिशियल ग्लोब ले लिया, है ना। आर्टिफिशियल जो अर्थ होती है वो एक ग्लोब बनाया गया है, उसमें काल्पनिक रेखाएं जो खड़ी वाली जो खींची जाती है उसे हम देशांतर कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो जो रेखाएं होती हैं वो देशों के बीच में क्या, अंतर का काम करती है। ठीक है, तो पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण हमारे पास में क्या हो गया, पहले प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो गया यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है ये जो सा है आपके पास में, ये जो सा है, यह जो सा है वो किससे, इसके भी दो टुकड़े हो सकते हैं, होते हैं, ये सा हलंत जमा
आ, तो आपको पता है ना कि सा में कौन सा स्वर है, तो स्वर जो छुपा हुआ है वो है आ। ठीक है, तो आपको पता है ये सा में क्या हो गया, पहला आ हो गया, और दूसरा क्या हो गया कि दूसरे वाले शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो गया, आ। तो इनका योग क्या बताया मैंने, देखो छोटे आ का और छोटे आ का, जैसे कि इसका अगर मेल होता है ना, तो इससे क्या बनता है, इसके योग से बड़ा आ बनता है। तो बड़ा आ मतलब यहाँ बड़ा आ का स्वर बन गया आपका, बड़ा आ का स्वर मतलब आ की मात्रा, और ये आ की मात्रा पुट कहाँ हो गई, देखो ये भाई ये यहाँ पर हो गई। और देखो यहाँ से क्या निकाल लिया मैंने, अब यहाँ देखो इसको तो कंडीशन को भी हटाओ, अब यहाँ पर आपके पास में देखो ये दे हो गया, फिर इसके बाद में सा हलंत हो गया। अब ये इसको भी छोड़ो क्योंकि इसको नहीं लेना आपको, और यहाँ का ये नहीं लेना, तर हो गया है ना। अब ये पता है कि सा में क्या छुपा हुआ है, आ, मतलब इसलिए यहाँ हलंत लगा हुआ है, और इस अंतर में आ है, तो इसका योग क्या हो गया, बड़ा आ हो गया। तो ये जब इस तरह का सा है कोई, और इसमें बड़े आ की मात्रा ऐसा योग करवाया जाए, तो ये सा में आ की मात्रा होंगी ना, तो यहाँ पर ये हटके ऐसा बन गया, और ये पॉइंट तो था तो पॉइंट हो गया। तो देशांतर, ठीक है, देशों के बीच का अंतर देशांतर कहलाता है। इस तरह से अब दूसरा मैं बात करता हूँ, दूसरे कंडीशन, और शब्द देखोगे आप इसमें, देख लो, जैसे कि दावानल, ठीक है, जैसे कि दूसरा शब्द होता है दावानल। दावानल की अगर बात करा जाए, दावानल जो है क्या होगा, देखो भाई ये दाव, क्यों दाव पेच खेल रहे हैं, दाव को, दाव शब्द सुना है ना आपने, यहाँ से क्या निकल गया, इतना निकल गया दाव। अब यहाँ पर क्या है, ये देखो यहाँ पर आ की मात्रा दिखाई दे रही है आपको, और ये आ बड़ा आ, ये किससे बनाऊंगा, कुछ ना कुछ से तो बनाऊंगा। देखो भाई ये एक तो आपका छोटा आ या बड़ा आ का योग से बनाऊंगा, या फिर बड़ा आ या छोटे आ से बनाऊंगा। तो देखो यहाँ अब हमारे पास में सेकंड जो कंडीशन होती है वो ई वाली कंडीशन होती है, छोटा ई या बड़ा ई जमा बड़ा ई या छोटा ई से बनने वाली जो कंडीशन होती है, तो हमारा आउटपुट क्या बनता है, हमारा जो रिजल्ट बनता है वो बड़ा ई बनता है। मतलब कि समान जाति वाले जब वर्णों का मेल होगा, उससे जो विकार उत्पन्न होगा, तो उससे क्या बनेगा, समान जाति वाले वर्णों के मेल योग से क्या होगा, संधि का निर्माण होगा। और वो संधि कौन सी बनेगी, दीर्घ संधि। कौन सी, क्योंकि देखो समान जाति वाले छोटा ई बड़ा ई जमा छोटा बड़ा ई, अब छोटा ई के योग से क्या बना है, समान जाति वाले सजाति वर्णों से ही योग से बना हुआ है ना, तो ये क्या होगा, हमारा दीर्घ संधि होगा। तो यहाँ पर क्या बना है, बड़ा ई बना। देखें ये बड़ा ई वाला जो सेकंड कंडीशन के एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास में गिरीश अगर की बात करा जाए, फर्स्ट एग्जाम्पल जो है सेकंड कंडीशन का, गिरीश शब्द को देखते हैं हम लोग। तो गिरीश जो शब्द है, ये जो शब्द है, तो ये इसका संधि विच्छेद जब किया जाता है तो कितने वर्ण से बना हुआ है, तो इसको आपको वर्ण विच्छेद पढ़ा हुआ है आपने। अब हम लोग शब्द देखते हैं, इस शब्द का विच्छेद करेंगे तो ये गिरी के फॉर्म में टूट जाएगा और इसके फॉर्म में टूट जाएगा। और आज से 1000 साल पहले की हम लोग बात करा जाए तो वो दोनों शब्द के अर्थ हुआ होते थे, और उससे किसी नए शब्द का निर्माण होता था। तो ये क्या हमारे पास में दो शब्द है, गिरी, और दूसरा शब्द है इस। तो पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण, ये पहले शब्द हमारा क्या हो गया, गिरीश। तो इसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या निकल गया हमारे पास में, यहाँ निकल गया, क्या निकल गया, ये ई निकल गया। और दूसरे वाले शब्द का प्रथम वर्ण क्या निकला हमारे पास में, ई, बड़ा ई निकल गया। मैंने बताया क्या आपको कि जब भी छोटा आ का योग, छोटा आ का क्या हो, ये योग हो किसके साथ में, बड़ा ई के साथ या छोटा ई के साथ में। तो देखो यहाँ पर आपका छोटा ई का जो योग किसके साथ हुआ है, बड़ा ई के साथ में। तो समान जाति वाले जब भी वर्णों का योग होता है, छोटा ई और बड़ा ई का योग होगा किसके, बड़ा ई के साथ में। तो हमारा आउटपुट क्या बना, इसका आउटपुट बनेगा हमारे पास में बड़ा ई। क्या बनेगा आपके पास में, बड़ा ई। तो बड़ा ई की मात्रा, तो यहाँ पर हमारे पास में वर्तनी में क्या आएगा, बड़े ई की मात्रा आई है ना भाई, रा में आपको बड़े ई की मात्रा दिखाई दे रही है। तो मैंने क्या लिया यहाँ से, इतना लिया, गिर, गा में छोटी की मात्रा गी, और रा हलंत, ठीक है। यहाँ पर क्या है आपके पास में, जमा। अभी देखो यहाँ पर क्या है, ये रा में बड़ी की मात्रा लगी हुई है, तो ये जो देखिए छोटा ई बड़ा ई, ठीक है, जमा आपके पास में बड़ा ई
या छोटा ई हो सकता है। तो देखो आपके पास में गिर एक शब्द ये हो गया, इसको तो हटा वाली कंडीशन को भी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये गिर हो गया एक, और उसके बाद में आपने छोटी की मात्रा लगाओ, उससे एक शब्द बनाओ। दूसरा है गिरी, ये, इसके बाद में इस। तो आपने समाज में कौन से शब्द देखे हैं? आपने समाज में ये इस याला देखा है कि याला इस देखा है? और जो देखा है ये दोनों में से बताएं कि कौन सा देखा आपने? ये बड़ा वाला ही देखा है ना? कौन सा देखा है? ये बड़ा वाला इस ही देखा है, क्योंकि बड़े वाले के ऊपर जो आपको ये ई की मात्रा दिखाई थी, ये तो मतलब याला वर्ण का यूज़ किया गया है, क्योंकि इसकी कोई मीनिंग नहीं होती है, कोई सार्थक शब्द नहीं है, इसकी मीनिंग होती है। और ये इस स्वामी के लिए यूज़ किया जाता है, भगवान के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस याले शब्द का यूज़ किया गया है। दूसरा हमारे पास में गिरी जो है एक छोटा ग के साथ में, रा के साथ में छोटा, और इसमें बड़ी ई की मात्रा यूज़ कर दिया गया है। तो ये तो होता है नहीं भाई, आप लोगों ने गिरी ये वाला शब्द देखा है, तो ये वाला शब्द, तो यहाँ पर दोनों शब्द का तो आपको क्या दिख गया? गिरी प्लस इस, तो ये क्या होगा? इसके संधि विच्छेद। अब यदि आपको पूछता है कि गिरी शब्द में कौन से दो वर्ण का योग हुआ है, तो छोटा ई का, क्योंकि देखो यहाँ छोटी ई की मात्रा निकली है, ठीक है, और ये इसमें बड़ा ई दिखाई दे रहा है ना। तो इस तरह से इस शब्द का निर्माण हुआ है, ठीक है। अब हम इसमें और एक एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कि आपका ये है सेकेंड एग्जाम्पल, इसी का देखते हैं ये शब्द में एक, जैसे कि कपीस। ये जो मैं संधि से ही सही वर्तनी, शुद्ध वर्तनी ही सीखी जाती है, ठीक है। क्योंकि पता नहीं ना, अभी मैं बोल देता आपको चलो गिरी शब्द लिखो, तो कई लोग ऐसे लिखते, पता है मेरे को, पर ये सही नहीं है वर्तनी के हिसाब से। सही शब्द क्या है? ये गिरी शब्द ऐसा लिखा जाएगा। क्या सही है बताइए? ये सही है ना? अभी वर्तनी हम लोग ने वर्ण विच्छेद संधि से हमें पकड़ में आ गया वो शब्द। जैसे कपीस, तभी बोलता मैं कपीस लिखना, तो पब्लिक ऐसा लिखती, क्योंकि पता है कपी ऐसा लिखा जाता है, उसको सबको पता है कि कपी ऐसा लिखते हैं, तो लोग ऐसे ही लिखते हैं। पर ये दोनों में से शुद्ध वर्तनी क्या है? तो ये दोनों में से ये शुद्ध वर्तनी ये गलत है, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा आपको? ये पता चलेगा आपको संधि विच्छेद में। जैसे आपको देखो ये एक शब्द है कपीस, अब इस शब्द को मैंने तोड़ा, तो ये इस जो दूसरी कंडीशन है ना उसी का एग्जाम्पल है। तो इसको मैंने कपी के फॉर्म में तोड़ लिया और दूसरा तोड़ा इसके फॉर्म में, ठीक है। तो आज से कई हज़ार साल पहले ये दो शब्द हुआ करते थे, कपी और इस। मतलब इस कपीस की जो मीनिंग है वो इन दोनों शब्द की भी मीनिंग होगी, क्योंकि ये जो दोनों शब्द है वो दोनों शब्द की मीनिंग है, तब जाके ये जो नया वाला शब्द बना है उसकी भी वही मीनिंग है, क्यों पुराने शब्दों के आधार पर ही नए शब्द की मीनिंग रखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस है, इस आपको पता है इस किसके लिए आता है भाई? स्वामी के लिए, ठीक है, स्वामी भगवान के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद में कपी मतलब होता है, पता है आपको, कपी मतलब बंदर। तो किसके सेंस में यूज़ किया गया है? कपी। तो जो कपी का स्वामी हो, जो बंदर का स्वामी हो, क्या बोल सकते हैं आप लोग? जो बंदर का स्वामी हो उसको हम लोग कहते हैं कपीस। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण क्या आ गया? छोटा ई, और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो गया? बड़ा ई। और ये दोनों का योग क्या कहलाता है? बड़ा ई कहलाता है, मतलब बड़ी की मात्रा। तो यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको बड़ी की मात्रा। हाँ, तो इससे पता चलेगा कि भाई यहाँ दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि की कौन सी कंडीशन? तीसरी कंडीशन। कौन सा? ई प्लस ई वाली जो कंडीशन है, जिससे बड़ा ई का निर्माण होता है। तो ये इतना देखिए आपने। और फिर यहाँ पर ऐसा भी दे सकते हैं कि भाई ये देखो, यहाँ पर आपने लिख लिया क लिखा, और फिर इसके बाद में अब यहाँ पर लगाना है प हलंत, फिर इसके बाद में यहाँ पर लगाना है शक्कर वाला शा। अब आपको पता है कि ये वो कंडीशन से बना होगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर छोटा ई और बड़ा ई से बना है, तो इसका योग बड़ा ई आएगा। तो यहाँ पर ये सब चीज़ हटके बड़ा ई का निर्माण, मतलब बड़ी ई की मात्रा लग गई। यहाँ पर कौन सी मात्रा लग गई? बड़ी ई की मात्रा लग गई, इसलिए बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर क्या हो जाएंगी? आपके पास में पुट हो जाएंगी। तो ये शब्द क्या बन गया? कपीस, ठीक है। या फिर ऐसा समझ लो, आपके पास में जो तीसरी कंडीशन है वो क्या बोलती है? छोटा ई या बड़ा ई का योग जब भी बड़ा ई या छोटा ई से हो, तो इसका रिजल्ट क्या बनता है? बड़ा ई बनता है, मतलब बड़ी की मात्रा बनती है। तो देखो यहाँ पर क्या है, आप ये बताइए कि कपी लिखना कोई ऐसा संभव है क्या? कपी है ना, ये कपी,
कितने बच्चे लोग ने ऐसा देखे हैं भाई, कपी और ऐसा कपी, और ये इस ऐसा किसने देखा है? तो यहाँ पर देखिए पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण वो क्या हो गया आपके पास में, छोटा ई। तो छोटा ई मतलब इस वर्ण का यूज़ किया गया यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए अभी इस ई का यूज़ किया जाता है ना स्वामी के लिए, तो यहाँ पर ये, तो ये दोनों वर्णों के मिल से क्या बना है आपका, ये बड़ा ई मतलब बड़ी ई की मात्रा। तो इस तरह से ये यहाँ पर ये शब्द सही विच्छेद है, ये गलत है, ठीक है। इस तरह से अब हम लोग देखते हैं तीसरी कंडीशन स्वर संधि की। हम स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि की तीसरी कंडीशन क्या होती है, तो तीसरी कंडीशन के एग्जाम्पल देखिए आप, ठीक है। तीसरी कंडीशन है उ या बड़ा उ का मेल किसी भी बड़े उ या छोटा उ से हो तो इसका योग क्या कहलाता है, बड़ा उ ही बनता है, ठीक है। तो जैसे कि आपको मैं बता सकता हूँ भानुदय, भानु ये भी वर्तनी में पूछा जाता है, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन बना हुआ है। भानुदय, भानुदय एक शब्द है। अब इस भानु शब्द भानु धन उदय तो किस फॉर्म में टूट जाएगा, भानु प्लस उदय। तो यहाँ पर भानु, देखिए यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, एक मिनट मैं बताता हूँ। लेकिन देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, शब्द संधि कभी भी शब्द के बीच और बीच से ही तोड़ी जाती है, ठीक है। और वो बीच से जब तोड़ा जाता है जब वो सार्थक शब्दों में टूट जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, बड़ा ऊ दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पर क्या बना है, बड़ा ऊ बना है, मतलब बड़े ऊ की मात्रा है। अब ये किससे बनाऊंगा, एक तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ से बनाऊंगा, ठीक है। किसके मेल से, तो बड़ा ऊ या छोटा ऊ से बनाऊंगा। तो इनके मेल से क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा, आपको ये पता है। तो मैं देखता हूँ इसमें रख के कि यहाँ आप इस वाले इसमें रख के देखिए तो भानु है ना, अब इसमें रख के देखिए तो भानु प्लस अब इसमें उदय लिख के देखिए तो ये देखो इसमें उदय, ये लिख लो बड़ा उदय याले वर्ण में, ठीक है, याले स्वर में, यहाँ पर उदय। तो आपने क्या देखा है, आज से पुराने समय में ये दो तरह के शब्द हुआ करते थे और आज भी हम लोग देख रहे हैं कि उदय, ठीक है, सनराइज, सन का उगना मतलब सूर्य का उगना, सूर्योदय, ठीक है। तो कौन से उदय का यूज़ किया जाता है, इस उदय छोटे वाले ऊ का, इसका यूज़ नहीं किया था। तो कौन सा वर्ण आएगा भाई आपका पास में, ये, ठीक है। अब इसमें देखिए ये भानु और ये भानु, इन दोनों में से सार्थक शब्द क्या है जिसकी मीनिंग होती है, तो इस शब्द की कोई भी मीनिंग नहीं है, मतलब इस वाले शब्द की मीनिंग नहीं है। किस शब्द की मीनिंग है, इस, ठीक है। तो ये किसके लिए आता है, उगने के लिए, मतलब उगना, इसकी मीनिंग किसके लिए आई है, उगने के लिए, उगना, ठीक है, उगना, ठीक है। और भानु मतलब होता है सूर्य, क्योंकि सूर्य का जो पर्यायवाची भी होता है भानु, और ये किसको इंडिकेट कर रहा है, भानु मतलब होता है सूर्य, मतलब सूर्य का उगना क्या कहलाता है, सूर्योदय। तो इसकी मीनिंग क्या हो गई, सूर्य का उगना ही सूर्योदय कहलाता है, ठीक है। तो हमारा संधि इस तरह से हो गया। और क्या बताया मैंने, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या निकला आपके पास में, छोटा ऊ दिखाई दे रहा है ना, छोटा ऊ कहाँ है आपके पास में, ये छोटा ऊ, ठीक है। और दूसरे वाले शब्द का प्रथम वर्ण क्या निकाली दे रहा है, छोटा ऊ, ठीक है। तो इस तरह से बड़ा ऊ का निर्माण होता है और ये भानुदय में इस तरह से संधि होती है, ठीक है। अब आपका एक और क्वेश्चन यहाँ से एक और एग्जाम्पल बन सकता है, जैसे लघु उर्मी, मैं ले लेता हूँ यहाँ पर एक लघु उर्मी, तो किस फॉर्म में टूटा होगा, लघु प्लस उर्मी के फॉर्म में, ठीक है। तो लघु मतलब आपको पता है, लघु मतलब छोटा, लघुत्तरी दीर्घोत्तरी आपने पढ़ा है। तो लघु मतलब होता है छोटा, मतलब किस मतलब छोटा, मतलब छोटा के सेंस में आ गया। यहाँ पर लघु किसके लिए आया है, छोटा के सेंस में, मतलब छोटा छोटी जो भी है छोटा छोटी के सेंस में आया है, ठीक है, छोटा छोटी के सेंस में आया। उर्मी मतलब होता है, उर्मी जो होता है वो हम बोलते हैं बहू को, किसको बोलते हैं, बहू को। तो मतलब जो घर परिवार में जो छोटी बहू होती है उससे हम क्या कहते हैं, लघु उर्मी कहते हैं। इस लघु उर्मी की जो लघु उर्मी जो होता है उसकी जो मीनिंग, उसका जो अर्थ निकलता है, लघु उर्मी किस सेंस में आता है, जो घर परिवार की जो बहू होती है, छोटी बहू, उसको क्या कहते हैं, लघु उर्मी, क्योंकि दोनों शब्द की मीनिंग थी, इसलिए ये दोनों शब्द सार्थक कहलाए और इससे बनने वाला शब्द भी सार्थक होगा। अब यहाँ पर बड़ा ऊ आया तो पता है आपको, इसको हटाया, ये समझने के लिए बताया मैंने आपको। अब देखिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आपके पास में क्या है, प्रथम जो शब्द है हमारे पास में उसका जो अंतिम वर्ण है वो छोटा ऊ है, जमा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है हमारे पास में, बड़ा ऊ। और ये दोनों छोटा ऊ जमा बड़ा ऊ के योग से किसका निर्माण होता है, इस बड़े ऊ का निर्माण होता है। पढ़े ना, थर्ड कंडीशन देखिए, बड़े ऊ
छोटा ऊ या बड़ा ऊ का योग सभी बड़ा ऊ या छोटा ऊ से हो तो हमेशा बड़ा ऊ बनता है, पता है ना। बड़ा ऊ मतलब बड़ा ऊ की मात्रा। तो ये शब्द में लघु उर्मी में ये लघु निकल गया और ये उर्मी निकल गया, इनका योग से बड़ा ऊ का निर्माण हुआ है, ये बड़े ऊ की मात्रा के। आपको लघु उर्मी अगर मैं वर्तनी में बोलूँगा तो पता है मेरे को, कई लोग ऐसा लिखेंगे लघु उर्मी, क्यों? क्योंकि पता है उनको कि लघु ऐसा लिखा जाता है भाई। पर भाई लघु एक शब्द नहीं, लघु शब्द अगर लिखोगे आप तो छोटा ऊ आएगा, लेकिन अगर लघु उर्मी का शब्द यदि आप बना रहे हैं तो वहाँ पर शब्द छोटा ना रह के बड़ा ऊ का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। यह आपकी कौन सी तीसरी कंडीशन होती है कंप्लीट। आप फोर्थ कंडीशन का एग्जांपल देखिए, ठीक है। एग्जांपल तो बहुत सारे पेपर में आए हुए भी हैं, ठीक है। अब फोर्थ जो कंडीशन कहलाती है, जैसे कि फोर्थ कंडीशन का एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। ये हो गया आपका एग्जांपल, ठीक है। अब मैं आपको वर्तनी में बोलूँगा तो कई लोग देखें ये सही लिखेंगे। दोनों में से कौन सी वर्तनी सही है बोलूँगा तो पब्लिक क्या करेंगी मालूम है, इसको सही करेंगी, पर ये गलत है, सही ये है। अब वो कैसे सही है आप अब देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में जुटेगा, पता है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपके पास में क्या हो गया, पहले शब्द का अंतिम वर्ण हो गया यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, री, छोटा री। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या हो गया है, री। जब भी छोटा और छोटा सजाती वर्ण एक साथ मिले तो बड़े री का निर्माण करता है। तो यहाँ पर क्या होंगी, पहले री लगा हुआ है, फिर उसके बाद में और एक गुंडी मुड़ी है, दो तरह से गुंडी मुड़ी है, इसलिए ये वर्तनी में भी सही होगा और इसका संधि विच्छेद भी ऐसे ही सही होगा, ठीक है। इस तरह से आज हम लोग ने दीर्घ संधि की पूरी कंडीशन हमने पढ़ी है, ठीक है। और ये दीर्घ संधि की कंडीशन हम लोग ने बेसिक टू एडवांस पढ़ी हुई है, ठीक है। तो आगे के स्वर संधि के और 4 इस तरह से संधि बच जाती है। वो संधि है आपकी कौन सी, पता है ना, दीर्घ संधि आज कंप्लीट हुई हमारी। जो दूसरी कंडीशन बची है गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। हम ये जो चारों संधि है उसके बाद में व्यंजन संधि, विसर्ग संधि जो है वो नेक्स्ट जो क्लास होंगी हमारी उसमें हम इसे डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह से संधि को हम लोग आगे और देखेंगे। और टाइम तो आज बहुत हो गया, हम आगे की क्लास में वो जेल पहरी में आए हुए क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह से मेरे इस चैनल पर बने रहने के लिए और संधि और बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं उनसे जुड़े रहने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।